हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर कंटेंट निकालने का मेथड देखा था। कितने मेथड? हमने पहला ओवन ड्राइंग मेथड सीख लिया, सेकंड हमने सीखा था सैंड बाथ मेथड, फिर उसके बाद थर्ड हमने एल्कोहल मेथड देखा था। ठीक, आज हम अपना चौथा स्टार्ट करेंगे, क्या? पिक्नोमीटर मेथड। तो उससे पहले पिक्नोमीटर कैसा होता है? कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। देखो, ये 900 ml का एक आपका बॉटल होता है। ऊपर आपका कोनिकल ब्रास कप लगा होता है, ब्रास का बना होता है, ब्रास मतलब पीतल का। ठीक, ऐसे होता है। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि इसी कोनिकल कप में पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे खाली कप का वेट ले लेते हैं, वो हमारा होता है W1। उसके बाद सेकंड में हम इसमें जिस आपका सॉइल का हमें निकालना है वाटर कंटेंट, उसको फिल कर देते हैं, वहां मिलता है हमें W2। उसके बाद थर्ड हम क्या करते हैं, उसमें पूरा वही सैंपल के साथ हम पूरा क्या करते हैं, इसमें पानी भर देते हैं, वहां से हमें मिलता है W3। ठीक, उसके बाद हम पूरा खाली करके पूरा पानी भर देते हैं, तो वहां से हमें मिलता है W4। उसके बाद अभी हम फार्मूला पढ़ेंगे वाटर कंटेंट निकालने का, M2-M1 डिवाइडेड बाई M3-M4 इंटू G, फिर ब्रेकेट में G-1। अभी मैं लिखूंगा पूरा, तब और समझ में आएगा। उसी फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं क्या, वाटर कंटेंट। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं पिक्नोमीटर मेथड। समझ में आया ना कैसे क्या करना है? प्रोसीजर आप लोग प्रैक्टिकल ये खुद करोगे क्लास में। ठीक, चलो चलो तो लिखते हैं। ये आपका जो पिक्नोमीटर मेथड है, इसे क्विकेस्ट मेथड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 10 से 20 मिनट, अभी देखो ये सब पढ़े तो कितना देर में आपको वन ड्राई करो, फिर आप जाकर कैलकुलेट करो, तब निकाल पा रहे थे वाटर कंटेंट। लेकिन ये क्विकेस्ट मेथड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम 10 से 20 मिनट के अंतर्गत आप वाटर कंटेंट बता देंगे। ठीक, तो यही लिखो, इट इज दी। अभी हम पूरा प्रोसीजर भी करके बता रहे हैं। ठीक, इट इज द क्विकेस्ट, it is the quickest method which takes around 10 to 20 minutes to determine to the water content। ठीक, कितना लिया? 10 से 20 मिनट में आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। एक बात और, जब हम पिक्नोमीटर मेथड से मतलब निकाल लें वाटर कंटेंट, तो वहां आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होना चाहिए। अभी मैंने फॉर्मूला बताया तो वहां आपने सुना होगा, तो मैंने जी का जिक्र किया, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी वहां मालूम होना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि आप पिक्नोमीटर मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो, अभी उसका भी फॉर्मूला मैं बाद में लिखा दूंगा। तो पहले ये लिखो कि हम जब जिस सॉइल का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, उसी का आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हो। ठीक, ओनली दोज सॉइल्स हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नन, ये SG मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी शॉर्ट में लिखा हूं। ठीक, इज नन कैन बी यूज्ड। ठीक, उसी को हम यूज करेंगे, जिसकी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम होगी, उसी को आप यूज करेंगे। अब उसे भी हम निकाल लेंगे। कैसे? अभी हम आगे जब फॉर्मूला में बता दूंगा। ठीक, चलो ये देखो, आपका जो ये पिक्नोमीटर है, कुछ ऐसा मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं। ऐसे मान लो ये आपका पिक्नोमीटर है। ठीक, ऐसे मान लो ये आपका कप होता है, कोनिकल ब्रास कप। अब इसमें जब आप फिल करते हो मटेरियल पूरी तरह से, तो इसमें से आपको इंट्रैप्ड एयर, ऐसे मतलब जब पूरा सैंपल में पानी फिल कर देते हैं, तो इंट्रैप्ड एयर बाहर निकालने की जरूरत होती है। क्यों? चलिए, कोई आ गया था, फिर से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ बोला था कि हम क्या करते हैं, सभी इंट्रैप्ड एयर इसमें से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि जब आप इसमें सैंपल को फिल करते हैं, उसके बाद पूरा पानी से यहाँ भरेंगे, तो इसमें से इंट्रैप्ड, इसमें एक ऐसे रॉड दिया रहेगा आपको, कांच की ऐसे रॉड पतली सी रहेगी, उसको इसमें ऐसे अंदर डाल के पूरा चारों तरफ ऐसे घुमाया जाता है, जिससे जो भी इसमें इंट्रैप्ड एयर फंसी रहती है उससे बाहर निकल जाता है, जिससे आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ लिखो ऑल द इंट्रैप्ड एयर needs to be removed। ठीक, जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा। इसकी सभी इंट्रैप्ड एयर इसमें से निकालना पड़ता है।
इसलिए ये मेथड जो होता है कोहेजिव सॉइल के लिए नहीं सुटेबल होता। क्यों? क्योंकि कोहेजिव सॉइल में इंट्रैप्ड एयर को बाहर निकालना हमारा उतना सुटेबल आप निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो यहां लिख दो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर किसके लिए? कोहेजन लेस सॉइल के लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। क्यों? एज इन कोहेजिव सॉइल it is difficult to remove the entrapped air। ठीक, वहां entrapped एयर आसानी से नहीं निकाल सकते, entrapped एयर। ठीक, अब ये समझ में आता ना कोहेजन लेस क्या है, कोहेजिव सॉइल क्या है। जैसे कोहेजन लेस में आपके जैसे रेत हुए, और कोहेजिव सॉइल में जैसे आपके क्ले हो गए। इन सब में क्ले वाले में आप अगर क्ले में करेंगे तो उसमें टेस्ट किया ही नहीं जाता। आप लोग जब टेस्ट करेंगे तो वहाँ और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, उसमें से आप इंट्रैप्ट एयर निकाल ही नहीं पाएंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक, तो ये पूरा इतना पॉइंट्स रहे। अब पूरा चलते हैं टेस्ट में कैसे आपको करना है। देखो, पहले मैंने बोला कि आपको जो आपका पिक्नोमीटर है वो लेना है। मान लो ये पिक्नोमीटर है, मैं ऐसे एक रेक्टेंगल में बना दे रहा हूँ। ये आपको पिक्नोमीटर लेना है, उसके बाद इसका वेट कर लेना है, ये आपका W1 रहेगा। ठीक, उसके बाद फिर इस पिक्नोमीटर में आपको सैंपल को फिल करना है। ये सैंपल को आपने फिल कर दिया, ऐसे आपने लिया, और ये मान लो आपका, ऐसे मैं बना रहा हूँ, अब एक्चुअल में ये ऐसा डायग्राम होता है, हमेशा नहीं बनाऊंगा। ठीक, चलो, ये आपका ऐसे पिक्नोमीटर में सैंपल फिर दिया है। इसमें कुछ ऐसे वाटर भी रहेगा, हल्का फुल्का, मतलब मॉइस्चर रहना ही चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो जाता है W2। ठीक, फिर उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से यहाँ तक एकदम, मतलब एकदम ऊपर तक, ये कोन जो बना हुआ है यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक हम पूरा फिल कर देते हैं किसको? वाटर को। और इसका अगर डाया चाहिए तो 6 mm डाया होता है। ठीक, 6 mm का ये आपका ब्रास कप का डाया ऊपर होता है। ठीक, उसके बाद पूरा हम यहाँ तक पानी सैंपल के साथ ही, ये आपका सैंपल मान लो है, ये आपका सैंपल है, ऐसे सैंपल मान लो, और इसमें पूरी तरह से पूरा एकदम कप तक, यहाँ को कप बना दे रहा हूँ, आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा हम पानी से फिल कर देते हैं। ठीक, चलो, उसके बाद इसका वेट करते हुए ये आपका W3 होता है। उसके बाद फर्दर हम इसको क्या कहते हैं, पूरी तरह बाहर निकाल लो। उसके बाद ये W3 हुआ, उसके बाद W4 लेते हैं। अब ये W4 क्या, पूरी तरह से सैंपल को बाहर निकाल के बस हम क्या करते हैं, इस कप में, आप अच्छे से बना लेना। ठीक, इस कप में हम क्या कर दे रहे हैं, पूरी तरह से पानी से फिल कर दे रहे हैं, पूरी तरह से पानी से भर दो। ये आपका रहता है W4। ठीक, कुछ ये प्रोसीजर करना है। उसके बाद मतलब फॉर्मूला पूरा डेरिवेशन होता है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर लिख दो W1 क्या है, मास ऑफ द, मास लिखो चाहे वेट लिख दो, वेट ही लिख दो, वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर, एम्प्टी पिक्नोमीटर। ठीक, W2 क्या है, पिक्नोमीटर का वेट, ऐसे लिख दो, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस में आपका सॉयल सैंपल का जो वेट है, सॉयल सैंपल का। ठीक, इन दोनों का वेट है सेकंड। ठीक, एक सेकंड, चलिए, तो ये आपका W2 हो गया। और W3 क्या होता है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस में सॉयल सैंपल, और प्लस में इसमें आपका वाटर जो आप ऐड कर रहे हैं वो भी वाटर। ठीक, ये W3 होता है। अब W4 क्या है, सिर्फ पिक्नोमीटर का वेट है, पिक्नोमीटर प्लस में वाटर, ये आपका W4। ठीक, यहां से ये चीजें मिली। अब इसका पूरा डेरिवेशन होता है, जैसे आपका वाटर कंटेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, यही होता है ना। तो पूरा डेरिवेशन होता है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ वाटर कंटेंट का। क्या होता है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4, फिर यहाँ इंटू में G माइनस 1, और यहाँ नीचे में G कर देना, टोटल माइनस का 1 कर देना। ठीक, ये आपका हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ट्रिक ऐसे ढाल लेंगे, 4 3 2 1, फिर यहाँ G माइनस 1 और नीचे G, फिर माइनस का 1। ठीक, कुछ इस तरह आप निकाल लेंगे पिक्नोमीटर से
आप वाटर कंटेंट, ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना। और ये W1 W2 W3 W4 ये सब चीजें से सीरीज में ऐसा नहीं चेंज कर देना, पहले W1 खाली वाला, फिर W2 सैंपल प्लस पिग्नोमीटर का, W3 क्या आपका सैंपल प्लस वाटर प्लस आपका पिग्नोमीटर, ऐसे W4 क्या है आपका पिग्नोमीटर प्लस वाटर। तो ये फॉर्मूला उसी पे बेस है, आप चेंज करेंगे तो वो गलत आ जाएगा आंसर, ये सीरीज भी ध्यान रखना, ठीक। यहाँ से आप वाटर कंटेंट निकाल लेंगे, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब इसी पिग्नोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे से कभी कभी पूछ लेता कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपका पिग्नोमीटर टेस्ट होता है, ठीक। तो इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालोगे इस पिग्नोमीटर से, ठीक। तो G इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M4 माइनस M3, फिर प्लस में M2 माइनस M1, ठीक। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने का, ठीक। चलो तो ये ध्यान रखना, हम इससे क्या पिग्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। पहले आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ही निकालना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो इस फॉर्मूले पे रख के आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे, ठीक। समझ में आया ना सबको। चलो अब हम बढ़ते हैं कैसा, चार हो गए, पांचवें टेस्ट पे। पांचवा है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक। या इसे मॉइस्चर मीटर भी बोला जाता है, मॉइस्चर मीटर मेथड दोनों भी बोला जाता है, ठीक। अब इसका मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूं पहले, ये देखो पूरा ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपका वही पाउडर रखा होता है कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बाइड का। इसी को क्या करते हैं, इसमें आप सैंपल के साथ फिल किया जाता है, ऐसे आपको यहाँ वेट करके एक निश्चित अमाउंट में फिल किया जाता है इसमें, ठीक। इसमें देखो ये आपका, और जूम करके यहाँ है, देखो कुछ इस तरह आपका होता है। इसमें आप यहाँ से ये देखो ये लगा हुआ है ना, यहाँ से आप खोल के इसी के अंदर फिर ये निकल जाता है बाहर, फिर यहाँ अंदर सैंपल को और वो कैल्शियम कार्बाइड इसके, ये देखो यहाँ से कैल्शियम कार्बाइड इस डब्बे से निकालते हैं। यहाँ देखो स्पून रखा हुआ है ना, इसी स्पून से निकाल के फिर यहाँ पर ये वेट किया जाता है, फिर वेट के अकॉर्डिंग यहाँ रख दिया जाता है। फिर आपको इसको सेक करना होता है काफी तेजी से, फिर जितना इसमें वाटर कंटेंट होगा वो उतना वो प्रेशर आपका एक्सर्ट करेगा, मतलब रिएक्ट करता है। ये कैल्शियम कार्बाइड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और एक एसिटिलीन गैस बनाता है। अब यही गैस क्या करता है, रिएक्ट कराता, मतलब प्रेशर डालता है यहाँ पर, फिर आपको इस रीडिंग पे मालूम चल जाता है कितना वाटर कंटेंट है, ठीक। यही आपका शो कर देता है, ठीक। आप लोग अगर करेंगे वहां पर प्रैक्टिकल तो अच्छी बात है, हम अपने टाइम में किए थे तो एकदम याद आ रहा है कैसे, ठीक। चलो तो कैसा रिएक्शन होता है, देखो आपने उस कैल्शियम कार्बाइड को, कैल्शियम जो कार्बाइड होता है CaC2, ये आपका पानी के साथ रिएक्ट, उसमें जितना भी मॉइस्चर होगा H2O के साथ रिएक्ट करता है, फिर वहां से एक गैस बनाता है जिसे C2H2, जिसे बोला जाता है एसिटिलीन गैस। यहां लिख दूं एसिटिलीन गैस, ये आपका एसिटिलीन गैस बनाता है, ठीक। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, सी मत समझ लेना। तो ये आपका एसिटिलीन गैस बनता है, फिर वहां से एक कैल्शियम कार्बाइड CuOH का होल ट्वाइस ये बनाता है। मेन आपका जो ये होता है C2H2 गैस, यही आपका प्रेशर डालता है उस रीडिंग पे, तब आपका उस हिसाब से मालूम चल जाता है कि कितना आपका मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक। तो इस हिसाब से ये उससे भी पिग्नोमीटर से भी क्विकेस्ट मेथड है, अराउंड आप 5 से 7 मिनट में आप मालूम कर लेंगे, ठीक। तो पहला यही लिख लो, इट इज द क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड द वाटर कंटेंट, ठीक। क्यों, इट टेक्स ओनली 5 से 7 मिनट्स, ठीक, मिनट्स, इतना ही मिनट लगता है। अब ये कैसे वर्क करता है, वही एसिटिलीन गैस एक्सर्ट करता है प्रेशर, और किस पे, जो आपका ऊपर लगा होता है मीटर, जिसे मॉइस्चर मीटर बोला जाता है, और वहां से आप कैलकुलेट कर लेते हैं वाटर कंटेंट, ठीक। तो वही लिखो, एसिटिलीन गैस exerts pressure on moisture meter and water content is calculated, ठीक,
आप वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, चलो यहाँ से एक आप ऐसे लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, वाटर कंटेंट अगर जितना ज़्यादा होगा, मान लो ज़्यादा होगा, तो उतना ही ज़्यादा आपका प्रेशर मिलेगा, ग्रेटर प्रेशर, ग्रेटर प्रेशर मिलेगा। ठीक, क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा ग्रेटर अमाउंट में, ग्रेटर अमाउंट में क्या मिल रहा है? C2H2, जिसे एसिटिलीन गैस वो कह रहे हो, वो ज़्यादा मिल रहा है इसलिए। ठीक, तो ये आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक, समझ। चलो अगला हम पढ़ते हैं छठवां, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। ठीक, इसमें देखो क्या करते हैं हम, दो स्टील की केसिंग लेते हैं, उसको ऐसे जमीन में इंसर्ट करते हैं। देखो पहले मैं इस फिगर बना दूं, अभी समझा। ठीक, देखो यहाँ आपने एक बोर बना दिया यहाँ पर। ठीक, ये कुछ ऐसे। अब ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। अब इनमें क्या किया आपने, स्टील की केसिंग ली और इसमें ऐसे इंसर्ट कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, अब एक साइड में हम क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव मेटल लगा देते हैं और दूसरे में डिटेक्टर लगा देते हैं। ठीक, अब ये रेडियो एक्टिव मेटल क्या करता है, जब आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब क्या होता है कि इसमें से न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, और ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वहां से एनर्जी का लॉस होता है। जैसे देखो यहाँ से न्यूट्रॉन एमिट हुए, फिर ये हमारा क्या करता है, पानी के साथ न्यूट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं, उससे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। फिर यहाँ लगा होता है आपका डिटेक्टर, ये ऐसे कुछ दूसरा सिंबल से दिखा दो, क्या लगा होता है, डिटेक्टर, डिटेक्टर। ठीक, ऐसे नहीं, डिटेक्टर गलत लिखा है क्या, डिटेक्टर, डिटेक्टर। ठीक, यहाँ लगा होता है। अब ये क्या करता है, ये यहाँ से जितना एनर्जी का लॉस होता है वो डिटेक्ट करके बता देता है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा उतना ज्यादा आपका वाटर कंटेंट होगा। ठीक, समझ में आया ना क्या प्रोसेस हो रहा है? आपने दो स्टील की केसिंग ली, उसमें एक साइड में रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाया, रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाया। ठीक, यूजली हम कोबाल्ट 16 का यूज करते हैं, कोबाल्ट 16, यही आपने लगा दिया। अब यहाँ से रेडियो एक्टिव मटेरियल में से क्या, न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते, एनर्जी का लॉस करते हैं। अब वहां जब एनर्जी का लॉस होता है तो ये आपका सेकंड जो केसिंग आपने यहाँ लगाया, वहां से क्या करता है, ये जितना एनर्जी का लॉस होता है वो डिटेक्ट करके बता देता है। अब जितना एनर्जी का लॉस होगा उतना ज्यादा आपका वाटर कंटेंट होगा। ठीक, सिंपल। तो क्या क्या हमने किया, पहले तो इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, टू स्टील केसिंग आर इंसर्टेड अराउंड द सॉयल मास। ठीक, हमने सॉयल मास में दो स्टील की केसिंग इंसर्ट कर दी। अब उसमें क्या किया, एक साइड में हमने रेडियो एक्टिव मेटल लगाया और दूसरे साइड में हमने डिटेक्टर लगा दिया। ठीक, तो इन वन साइड ऑफ स्टील केसिंग हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि लाइक कोबाल्ट 16 एंड अदर साइड हम क्या कर रहे हैं, अदर में हम क्या कर रहे हैं, अदर साइड स्टील एंड अदर स्टील केसिंग डिटेक्टर इज यूज्ड। ठीक, अदर साइड में हमने क्या लगा दिया, डिटेक्टर को। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ हमारा ये रेडियो एक्टिव मटेरियल न्यूट्रॉन को एमिट करते हैं और वहां से हमारा न्यूट्रॉन क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके एनर्जी का लॉस करता है और ये हमारा डिटेक्ट करके बता देता है कितना एनर्जी का लॉस हुआ। उसी हिसाब से हम बता देते हैं, जितना एनर्जी का लॉस उतना ज्यादा वाटर कंटेंट। ठीक, तो यही लिख दो, द रेडियो एक्टिव मटेरियल will emit neutrons and these neutrons क्या करते हैं, will reacts with
वाटर, और उससे क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, एंड लॉस ऑफ सॉरी व्हाट एनर्जी का लॉस होता है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड, एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड। ठीक, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी का लॉस उतना ज़्यादा आपका वाटर कंटेंट। तो मोर इज द लॉस ऑफ वाटर, इज द लॉस ऑफ वाटर, उससे क्या होगा, मोर इज द वाटर कंटेंट। ठीक, वाटर कंटेंट। ठीक, सिंपल था ना। चलो अब अगला आपका लास्ट आता है टॉर्जनल बैलेंस मेथड। टॉर्जनल बैलेंस मेथड। ठीक, या इसे इंफ्रारेड मेथड भी बोला जाता है, इंफ्रारेड मेथड। ठीक, अब इसका फिगर है, मैं पहले फिगर बना दूं। ठीक, अभी टाइम वेस्ट होगा इसलिए। देखो अब इस फिगर से समझो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक साइड में हम रेडियो एक्टिव मेटल लगा देते हैं, रेडियो एक्टिव, जिससे इंफ्रारेड निकलते हैं। यहाँ पर ऐसे लगा दिया, अब यहाँ से इंफ्रारेड निकलते हैं, ऐसे निकलता है, जिससे आपने यहाँ पर जो सॉइल सैंपल रखा, मॉइस्ट सॉइल सैंपल मान लो जो रखा आपने, ये आपका सॉइल सैंपल रखा। अब जो ये इंफ्रारेड निकलती है, ये देखो इंफ्रारेड मान लो, इंफ्रा रेड यहाँ से निकलती है, तो ये क्या करती है, इसमें जितना मॉइस्चर रहता है ये उसको बाहर निकाल देती है। ठीक, जिससे क्या होता है, इसमें हमारा निकल गया बाहर तो पानी बचा ही नहीं, फिर हमारा यहाँ वेइंग और ड्राइंग दोनों साथ में हो जाता है। मतलब पहले कितना वेट था और ड्राई होने के बाद कितना वेट था, दोनों एक साथ बता देता है, जिससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपका फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट का वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, तो पहले से घटा के आप निकाल लेंगे। ठीक, समझ में आया ना। क्या इसमें वेइंग और ड्राइंग मतलब आपका वेट करना और सुखाना दोनों काम एक साथ होता है। ये आपका मॉइस्ट सैंपल है, ये मॉइस्ट सैंपल। ठीक, समझ में आया ना। आपका इंफ्रारेड यहाँ से निकला, जितना मॉइस्चर था उसको बाहर निकाल देता है, फिर ये फिर वेट करके बता देता है। पहले भी आप जब रखे तुरंत ही वेट करके बता दिया टोटल कितना था, उसके बाद जब आपका ड्राई हो गया तब कितना वेट है, दोनों मालूम चल गया, आप निकाल लेंगे वाटर कंटेंट। ठीक, तो यहाँ लिखो, इन दिस मैथड infrared rays are used to dry the sample। ठीक, और उससे क्या करते हैं हम, एंड वाटर कंटेंट इज डिटरमाइंड। ठीक, और ये भी लिख दो कि इसमें वेइंग और ड्राइंग प्रोसेस दोनों एक साथ होते हैं। तो इन दिस मेथड ड्राइंग एंड वेइंग इज परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, ठीक, दोनों एक साथ किया जाता है। ठीक, चलो यहाँ हमने कवर कर लिया कि कितने मेथड द्वारा आप क्या वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिट वेट के बारे में, उसका भी बहुत सारा टेस्ट है। ठीक, चलो तो हेडिंग डालो, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिटरमिनेशन। ठीक, अब यूनिट वेट का आप सबको फॉर्मूला मालूम है ना, यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये ध्यान रखना, अभी बहुत बार यही यूज होगा। ठीक, चलो तो यूनिट वेट का आप सबको मालूम है फॉर्मूला क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसके बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं। कौन का, देखो पहला आपका होता है क्या, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक, सेकंड आपका होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड। ठीक, थर्ड आपका होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक, उसके बाद चौथा आपका होता है वाटर बैलून मेथड। फिर पांचवा आपका होता है कोर कटर मेथड। ठीक,
छठा आपका होता है और क्या बचा, कोर कटर हो गया। एक आपका आता है रेडिएशन मेथड। ठीक, तो इतने सारे आपके टेस्ट हैं। चलो तो पहला पढ़ते हैं, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक, अब ये एकदम सिंपल है। देखो क्या करते हैं, इसमें आपने सॉइल सैंपल लिया जिसका आपको यूनिट वेट ज्ञात करना है। ठीक, आपने सॉइल सैंपल लिया जो आपको जिसका भी ज्ञात करना है यूनिट वेट। ये आपका सॉइल सैंपल हो गया, सॉइल सैंपल। इसका आपको वेट ले लेना है, मान लो M1 मास का है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके चारों तरफ पैराफिन, आप जो मोम बोलते हैं, पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। ठीक, ऐसे चारों तरफ, मान लो ये सैंपल था, ये आपका सैंपल था, इसके चारों तरफ ऐसे पतली सी लेयर में पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं अभी बता रहा हूं, देखो ऐसे कोटिंग कर देते हैं। ठीक, एक पतली सी लेयर, पूरा जान लो इसे डुबो देते हैं उसमें। ठीक, तो यहां से कोटिंग कर देते हैं। फिर आपको ये वेट ले लेना होता है M2। अब क्यों करते हैं, क्योंकि आप ये पूरा सैंपल लेकर पानी में इमर्ज करते हैं, ऐसे इमर्ज करते हैं। ठीक, ऐसे पूरा पानी में इसी सैंपल को उठाएंगे, ऐसा आपका पानी भरा हुआ है ना, इसमें ऐसे पूरा ये सैंपल को अंदर इमर्ज कर देते हैं। ये आपका ऐसा पैराफिन की वैक्स की कोटिंग है, देखो ऐसे इमर्ज कर देते हैं। देखो फिर यहाँ आप एक नीचे ऐसे टब लगाया हुआ होता है। फिर हम जब ये इमर्ज करते हैं तो यहाँ से कुछ पानी ऐसे डिस्प्लेस होता है। अब ये ऐसे मतलब पूरा फिल होता है पानी से, ऐसे पूरा एकदम फिल होता है। जब इमर्ज करते हैं तो यहाँ से आपका कुछ पानी, जितना इसका वेट होगा उतना तो बाहर पानी निकालेगा ही ना, तो इतना आपका पानी बाहर निकाल देता है। तो इसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। जितना बाहर इसका जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही तो बाहर पानी निकालेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास तो हम शुरू में M ले लेते हैं, अब हमें वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन इसमें वॉल्यूम में आपका पैराफिन का भी वॉल्यूम है तो वो घटाना पड़ता है। ठीक, तो कुछ इस तरह ये टेस्ट होता है। चलो तो अब देखो ये टेस्ट आपका सिर्फ कोहेजिव सॉइल के लिए सुटेबल होगा, कोहेजनलेस के लिए नहीं। अब कोहेजिव मतलब क्ले वाले के लिए, अब कोहेजनलेस के लिए मतलब बालू वालू के लिए कर पाएंगे। आपका मतलब रहेगा ऐसे, आपने सैंपल बनाया, उसको जैसे ही इमर्ज करोगे वो डिस्पर्स हो जाएगा ना। तो सिर्फ ये किसके लिए, कोहेजिव सॉइल के लिए सुटेबल होता है। ठीक, और इस सैंपल में हम चारों तरफ पैराफिन की वैक्स की कोटिंग भी कर देते हैं, ये भी लिख लेना। और इस जो पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं इसकी डेंसिटी 0.908 ग्राम पर ml होता है। ठीक, तो कुछ इसका ये यूनिट वेट होता है। चलो एक एक करके सब पॉइंट लिखते हैं, अभी उसके बाद फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक, तो पहला हमने बोला दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कोहेजिव सॉइल। ठीक, एंड सॉइल दैट हाईली स्टिकी इन नेचर, हाईली स्टिकी इन नेचर, उसके लिए भी ये सुटेबल, स्टिकी इन नेचर। ठीक, कोहेजनलेस के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। अब ये तो पॉइंट लिख दूं कि पैराफिन वैक्स की चारों तरफ कोटिंग करते हैं, जिससे क्या इसके अंतर्गत, चलो लिख दे रहा हूं पानी ना आए तो लिख दो द सैंपल इज कोटेड विथ पैराफिन वैक्स। क्यों करते हैं, सो दैट वाटर डज नॉट इंटर इनटू द सॉइल मास। ठीक, और आपसे कोई पूछे डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स कितना होता है, यहाँ से शॉर्ट में लिख दो डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स की कितना होता है, तो 0.908 ग्राम पर ml होता है। अभी ये इसका यूज है इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है, तो इतना होता है। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं पूरा कैसे इसका फॉर्मूला निकालना है। तो देखो हमें पता है कि यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेट इक्वल टू हमें मालूम है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास तो हमें शुरू मालूम है, M1 मास है, तो ये तो मालूम है M1। अब हमें V चाहिए वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें मालूम चल गया, लेकिन ये मालूम है यहाँ जो वॉल्यूम हमें लेना है इस सैंपल में, तो सैंपल में हमारा जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है इसमें पैराफिन का भी आ रहा है। मतलब जो आप वॉल्यूम ले रहे हैं M1 बराबर, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, V इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, सॉरी देखो सही से लिखूं,
M1 यहाँ ऐसे शॉर्ट में लिख दो, जो आपको V निकलेगा उसमें से वॉल्यूम ऑफ वाटर में से वॉल्यूम ऑफ पैराफिन को घटाएंगे तो वो एक्चुअल इसका वॉल्यूम होगा। यहाँ पैराफिन वाला भी वॉल्यूम तो निकल रहा है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ पैराफिन को आपको घटाना पड़ेगा, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ पैराफिन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि डेंसिटी ऑफ पैराफिन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ पैराफिन मालूम चल गया है, और आपका क्या वॉल्यूम ऑफ पैराफिन ये मालूम चल जाए तो वहां से आप निकाल लेंगे। ठीक, ये मतलब फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन, मतलब वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स का कैसे निकाल दोगे, इधर भेजोगे ये डिवाइड हो जाएगा डेंसिटी ऑफ पैराफिन। किसी को दिक्कत? ठीक, अब हमें डेंसिटी मालूम है, मास ऑफ पैराफिन ये नहीं मालूम है, तो मास कैसे निकाल सकते हो। इस M2 में से M1 को अगर घटा दे तो किसका मास बचेगा, ये टोटल M2 है, M2 में से M1 को घटाओगे तो सिर्फ पैराफिन तो बचेगा। तो यहाँ पर मास ऑफ पैराफिन ये हो जाएगा क्या, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई क्या, डेंसिटी ऑफ पैराफिन। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ पैराफिन। ठीक, सिंपल है। अब रख दो फॉर्मूला। अब यहां से आपको मिल गया यूनिट वेट इक्वल टू क्या, M1 डिवाइडेड बाई, अब यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर में से आपको बस यही घटा दो, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ पैराफिन। ये आपका फॉर्मूला रहा। किसी को कोई दिक्कत? एकदम सिंपल था। ठीक, चलो एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा ध्यान से सुनना, ठीक, समझ में आ जाए, कोई टफ ये नहीं है। ठीक, चलो अब सेकंड बढ़ते हैं, सबमर्ज यूनिट वेट मेथड। तो डालो हेडिंग सेकंड, सबमर्ज यूनिट वेट मेथड। अब सिमिलर ये वही सेम मेथड है, बस इसमें क्या करते हैं, जो बॉयंसी फोर्स लगता है उसको कंसीडर कर देते हैं। तो लिखो सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड। ठीक, चलो तो इसमें भी देखो वही सेम काम, पहले आपको सैंपल लेना है, ये आपने सैंपल लिया। ठीक, अब इस सैंपल के चारों तरफ हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर देते हैं। ये मान लो पैराफिन वैक्स है, इसके चारों तरफ आपको कोटिंग कर देना है। ठीक, ये आपने कोटिंग कर दिया। ठीक, ये आपका मान लो M1 मास था और यहां से आपने इसका वेट लिया, ये M2 मास था। अब सिंपल इसको फिर वही पानी में आपने लिया, उसको इसके अंदर इमर्ज कर देना है, ऐसे लिया, अब इसके अंदर आपको इमर्ज कर देना है। ठीक, चलो अब जब आप यहाँ इमर्ज करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ वाटर आपको यहाँ निकलते हुए मिलेगा, कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक, अब वहाँ जब प्रीवियस टेस्ट था एक चीज हमने नहीं लिया, जब हम कुछ पानी में इमर्ज करते हैं तो ऊपर से यहाँ बॉयंसी फोर्स ऐसे लगता है ना। तो जब बॉयंसी फोर्स लगेगा तो कुछ एक्स्ट्रा तो पानी निकलेगा, तो यहाँ उसी को कंसीडर कर लिया। ठीक, तो इसी को यहाँ M3 बोला गया, M3 मतलब सबमर्ज्ड वेट। ठीक, इसको कैसे निकालते देखो, M3 यहां बोला गया सबमर्ज्ड वेट। ठीक, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हो सबमर्ज्ड वेट को, इसको क्या M2 में से वही जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है उसको बस घटा देंगे। ठीक, अब बॉयंसी फोर्स कैसे निकालते हो, आप लोग पढ़े होंगे क्या, जो आपका ऊपर से जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ और जितना इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर होती है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें बॉयंसी फोर्स मिल जाता है। यही फॉर्मूला होता है ना, M2 माइनस वॉल्यूम जो रहता है, वॉल्यूम इंटू आपने ये पढ़ा होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका डिस्पर्स हुआ इंटू में डेंसिटी, ये आपका बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। ठीक, तो यहां से हम निकाल लेते हैं M3 को। ठीक, चलो तो ये फॉर्मूला किसी को दिक्कत हुआ नहीं ना। चलो तो यहां से हमें बस ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेना होता है। देखो यहां से अभी जब वॉल्यूम ऑफ वाटर यही तो हमें चाहिए, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, इसको यहीं रोक दो, इसको इधर भेजो। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या, M2 माइनस M3, और यहां से हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया क्या, M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, बस आपको जो पूरा आपने कैलकुलेशन किया, क्या हमने पूरा कैलकुलेशन पीछे में क्या किया, यूनिट वेट इक्वल टू क्या, M1 डिवाइडेड बाई आपने लिखा था वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस में M2 माइनस M1 डिवाइडेड में क्या किया था, डेंसिटी ऑफ पैराफिन। यही फॉर्मूला था पीछे ना, बस यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर के स्थान पे ये फॉर्मूला रख दो, क्या M1 डिवाइडेड बाई ये M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस का ये ब्रैकेट लगा के M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ पैराफिन। किसी को दिक्कत लगा, ये आपका फॉर्मूला निकल गया यूनिट वेट कैलकुलेशन का। ठीक, चलो
किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, बस सिंपल यही थोड़ा सा इसमें चेंज रहता है। अब यही सब पॉइंट इसमें भी लिख लिया कि इट इज सुटेबल फॉर किसके लिए, कोहेजिव एंड स्टिकी जो आपका सॉइल होता है वो, ठीक, कोहेजिव हाईली स्टिकी बोलो, हाईली स्टिकी सॉइल के लिए इसके लिए सुटेबल होता है। और वही सारे पॉइंट कि मतलब इसको सबमर्ज करते हैं, फिर वहां से जो वाटर मिलता है वो लेते हैं, ठीक, और पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं, ये सारे पॉइंट लिख देना आपको, ठीक। चलो यहाँ हमने सेकेंड मेथड सीख लिया, ठीक। चलो अब जो छोटे छोटे मेथड है वो मैं कवर करा दे रहा हूँ। अभी देखो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड ये मैं लास्ट कल कवर कराऊंगा, ठीक, क्योंकि अभी ज्यादा टेस्ट हो जाएगा तो आपके दिमाग में बर्डन आएगा, इसीलिए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, उसे मैं कल समझाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो अभी जो छोटे छोटे बच्चे हुए सबको कवर करा दे रहा हूँ। तो पढ़ते हैं अगला कोर कटर मेथड, ठीक। अब इसका देखो मैंने इमेज लाया है, ये रहा आपका कोर कटर का इमेज, ठीक। अब इसके सारे डायमेंशन आपको ध्यान रखने हो तो रख लीजिएगा, अभी मैं यहाँ छोटे छोटे इमेज बना के बता दे रहा हूँ, ठीक। देखो ये आपका कोर कटर होता है, जिसमें से ये आपका कोर कटर होता है, इसे बोला जाता है डॉली, इसे बोला जाता है हैमर, ठीक। क्या ये आपका बड़ा वाला कोर कटर, ये आपका डॉली, इसे बोला जाता है हैमर, ठीक। अब इसका सबका मैं डायमेंशन यहाँ बना रहा हूँ, एक रफली डायमेंशन डायग्राम है, ध्यान रखना, ठीक। उतना अच्छा मेरा डायग्राम नहीं बनता तो ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक। ये आपका डॉली बना दिया, ये आपका कोर कटर बना दिया, ठीक। चलो तो देखो इसका जो ये ऊपर वाला जो डाया होता है ये 2.5 सेंटीमीटर होता है, और ये जो पूरा डायमेंशन होता है ये बोला जाता है 14 सेंटीमीटर का, ठीक। और ये यहाँ से लेकर ये इसके बेस तक यहाँ तक का जो डेप्थ होता है ये 90 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक। चलो उसके बाद ये आपका डॉली में आए तो इसका जो ये डाया होता है ये होता है कितना 11.5 सेंटीमीटर, और ये जो डेप्थ होता है ये कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे सेम आप कोर कटर में जाएंगे तो इसका डाया होता है 10 सेंटीमीटर और डेप्थ होती है 13 सेंटीमीटर, ठीक। इसका वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेट 1000 सेंटीमीटर क्यूब आता है, ठीक। तो बस ये इतना होता है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, इस कोर कटर को लेते हैं, ऐसे आपने जमीन लिया, जमीन पे लेके गए, मेनली सॉफ्ट सॉइल के लिए सुटेबल रहेगा, ये भी ध्यान रखिए, जहाँ सॉफ्ट, अब ऐसा नहीं जहाँ पत्थर वत्थर है वहां लेकर चले जाइएगा। तो आप क्या करते हैं, पहले तो ऊपर की मिट्टी से हल्का साफ कर देंगे, फिर ये कोर कटर को लगाएंगे। आप कोर कटर को ऐसे ऊपर ऐसे फिट करेंगे, ठीक, ये आप ऐसे ऊपर फिट किए, उसके बाद ऊपर ऐसे डॉली लगा देते हैं इसको, फिर यहाँ से इसी हैमर द्वारा ऐसे स्ट्रक करते हैं, फिर ये धीरे धीरे ऐसे अंदर चला जाता है। उसके बाद आप स्क्रैपर लेते हैं, साइड की मिट्टी हटा के उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। ये इसको कोर कटर में अब ये पूरा मिट्टी से फिल हो जाता है, फिर वहां से आपको वो जो पूरा इसमें फिल हुआ मिट्टी उसका वेट ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम ऑलरेडी मालूम होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फिर आपको फॉर्मूला मालूम है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास मालूम है, मास आपने निकाल लिया, वॉल्यूम आपको ऑलरेडी मालूम है, तो यूनिट वेट आपको मालूम चल गया, ठीक। चलो तो निकाल लो। क्या क्या मैंने बोला कि ये मेथड हमारा सुटेबल होता है किसके लिए, सॉफ्ट सॉइल के लिए, ठीक। तो सुटेबल फॉर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सुटेबल फॉर सॉफ्ट सॉइल ओनली, और लिख दो नॉट सुटेबल फॉर हार्ड सॉइल, नॉट, नहीं तो कोई जाकर करने ही लगो, नॉट सुटेबल फॉर हार्ड सॉइल, हार्ड सॉइल के लिए, ठीक। चलो अब इसमें क्या सिंपल हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे, यूनिट वेट इक्वल टू क्या, आपका जो वेट निकलेगा उसमें सॉइल का वेट और जो उसका वॉल्यूम है कोर कटर का उससे डिवाइड करके हम यूनिट वेट फाइंड कर लेंगे, ठीक। या वॉल्यूम इसका किसका, कोर कटर का लेंगे सिर्फ, ठीक। तो वहां से आप ये फाइंड कर लोगे। चलो कितना सिंपल था, कोई इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक। चलो अब अगला बढ़ते हैं। अगला दो छोटे छोटे मेथड है, अभी टाइम अगर देखो रहेगा तो मैं वो भी पढ़ा दे रहा हूँ, रुको कौन सा हो गया कितने, चलो होगा कोई लेंगे। अगला हमारा है वाटर बैलून मेथड। अब इसे वाटर बैलून मेथड क्यों बोला जाता है, देखो क्योंकि हम क्या करते हैं, ऐसे ग्राउंड पे जाते हैं, वहां पर एक ऐसे गड्ढा बना के मिट्टी निकाल देते हैं, ठीक। जो आपका जितना मिट्टी निकाला उसका वेट ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक ऐसे पतली सी पन्नी लगा देते हैं, पन्नी बोलो या प्लास्टिक की शीट बोलो या पॉलीथीन बोल दो, आप ऐसे लगा देते हैं चारों तरफ, ठीक। उसके बाद उसमें पानी चारों तरफ से फिल कर देंगे, ठीक। चलो
फिल कर दिया, जो यहाँ से आप जितना पानी इसके अंदर फिल करोगे उसका वैल्यूम भी हमें मालूम चल जाएगा। ठीक, यहाँ ये लिख देना कि थिन प्लास्टिक की शीट लगा देते, थिन प्लास्टिक की शीट। अब पूरा ऐसे प्रोसीजर लिखना होगा तो आप प्रोसीजर लिख देना, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक, और जितनी मिट्टी निकाली, मान लो ऐसे आपने जितनी मिट्टी निकाली उसका वेट ले लोगे W। ठीक, अब यूनिट वेट का फॉर्मूला मालूम है क्या, वेट बाई वॉल्यूम। अब जितना इसमें पानी लगा और जितना वॉल्यूम लगा आपको मालूम है, आप निकाल लो डायरेक्ट। ठीक, सिंपल था एकदम। चलो, अब रेडिएशन मेथड आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है, बस इसका इतना जानो, इसको पूरे टेस्ट मत। रेडिएशन मेथड, ठीक, अब ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है और इसको हम डायरेक्टली मतलब वहीं पर आपका जहां पर आपको साइट है वहीं पर कर सकते हैं। ठीक, इसका पूछा नहीं जाता, बस इतना 2 पॉइंट लिख लो। इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। ठीक, ये आपको ऐसे पूछा जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड कौन सा होता है यूनिट वेट डिफाइन करने, तो आपको बताना होगा वही रेडिएशन मेथड। ठीक, और ये वहीं साइट पर ही की जाता है, इन सीटू बोल दो, वहीं पर आपको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक, तो इट इज यूज्ड फॉर इन सीटू यूनिट वेट कंसिडरेशन के लिए। ठीक, बस ये 2 मेन पॉइंट ध्यान रखना कंसिडरेशन के लिए। ठीक, चलिए अब सैंड रिप्लेसमेंट को भी मैं कवर करा दे रहा हूं। तो अगर आपको रेस्ट करना तो 2 मिनट रेस्ट करके तब ये टॉपिक पढ़ना, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, जैसा जैसा मैं प्रोसीजर बताते जा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। ठीक, पहला काम आपका जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो ध्यान रखना। एक आपका सैंड पोरिंग सिलेंडर होता है, जिसको ये आपको दिख रहा होगा, ये सैंड पोरिंग सिलेंडर है। ठीक, एक आपका ये कैलिब्रेटिंग कंटेनर होता है और एक ट्रे, ये आपको 3, और एक स्क्रैपर भी यूज होता है, तो वो तो नहीं, मेन जो आपका है ये 3 चीज यूज होती है। चलो पहले यहां लिख लो क्या, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक, अब यहां मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज होता है, ये लिख लो, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। ठीक, कौन कौन सा, ए मैंने बोला आपका ट्रे यूज हो गया, बी सैंड पोरिंग सिलेंडर, ठीक, एंड सी मैंने बोला क्या, कैलिब्रेटिंग कंटेनर। ठीक, ये तीनों का नाम है। ठीक, कौन कौन सा समझ में आया ना, ये आपका ट्रे है, ये आपका सैंड पोरिंग सिलेंडर, ये आपका कैलिब्रेटिंग कंटेनर। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं देखो, अब पहले थ्योरी कुछ लिखवा दूं तब बता रहा हूं। ठीक, किसके लिए सूटेबल होता है, क्यों करते हैं। ठीक, पूरा पहले बता दूं फिर उसके बाद एक एक करके समझाऊंगा। देखो, पहला तो इसमें हम एक स्टैंडर्ड सैंड यूज करते हैं जो कि हमारा 600 माइक्रोन से पास करे और 400 माइक्रोन सीव पे रिटेन करेगा। ठीक, तो कुछ पॉइंट है, पहले ये ध्यान रख लो कि इन दिस मेथड स्टैंडर्ड सैंड इज यूज्ड कहाँ से, पासिंग फ्रॉम 600 माइक्रोन एंड रिटेन ऑन किस पे, 425 माइक्रोन सीट पे। ठीक, ये हम यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी जो आपने स्टैंडर्ड सैंड को लेते हैं, इसको हम ओरिजिनल सॉइल के साथ रिप्लेस करते हैं। क्या, अभी आगे आपको समझ में आएगा। जो आप यही स्टैंडर्ड सैंड ले रहे हैं तो ऐसे लिखो, इन दिस मैथड स्टैंडर्ड सैंड is used to replace the original soil। ठीक, ओरिजिनल सॉइल। ठीक, इसको रिप्लेस करके हम मतलब स्टैंडर्ड सैंड को रिप्लेस करते हैं सॉइल के स्थान पे। अभी आप टेस्ट देखेंगे तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, थर्ड पॉइंट है कि जो हम यूनिट वेट कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल सॉइल का, वो हम अभी स्टैंडर्ड यूनिट वेट निकालते हैं किसका, सैंड का, फिर उसी को कंपेयर करके हम निकालते हैं किसका, सॉरी मैं देखो एकदम मिक्स कर दिया,
सिंपल समझो कि जो हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल ये निकालेंगे सॉइल का, वो बाय कैलकुलेटिंग ऑफ यूनिट वेट ऑफ सैंड के द्वारा। पहले हमें मतलब सैंड का यूनिट वेट निकाल लेंगे, उसके बाद उसी की सहायता से हम यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालेंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखो पहले एक बार मैं और लिख दूं तब समझा रहा हूं कि यूनिट वेट ऑफ ओरिजिनल सॉइल इज कैलकुलेटेड बाय calculating यहाँ देखो सही कर देना, कैलकुलेटिंग ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ देखो मैं यूनिट वेट बोल दे रहा था, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सैंड। ठीक, देखो हम क्या करते हैं, पहले डेंसिटी निकालते हैं, जो हमने यहाँ स्टैंडर्ड सैंड लिया ना उसका पहले हम डेंसिटी निकालते हैं, फिर इसी की सहायता से हम ओरिजिनल सॉइल की यूनिट वेट निकालेंगे। कैसे, अभी देखो स्टेप जब करेंगे तब वहां समझ में आएगा। ठीक, और देखो ये हम मेथड सॉफ्ट सॉइल के लिए मतलब जो आपने कोर कटर में किया वहां ऊपर, वैसे सॉइल के लिए नहीं। जहां पर आप देखो कोर कटर नहीं यूज होता वहां पर इसको यूज करते, मतलब कहने का मतलब आपका ये कोहेजन लेस के लिए सुटेबल होता है। सिंपल ऐसे लिख दो कि दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉइल where core cutter is not used, where core cutter cannot be used, वहां हम इसको यूज करते हैं। ठीक, चलो तो यहां पर आपने एक पॉइंट नोट किया कि पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी ऑफ सैंड को। अब पूरा फिगर से समझते जाइएगा डेंसिटी ऑफ सैंड कैसे निकालेंगे। ठीक, तो यहां पर ऐसे लिखिए पहला काम हमारा होता है डेंसिटी ऑफ सैंड निकालें। ठीक, तो कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सैंड, ठीक, ये हम करते हैं। अब इसके लिए देखो आपको पहले वो सैंड पोरिंग सिलेंडर को लेना है। देखो मैं फिगर बना रहा हूं, समझ में आ जाए अच्छी बात है। ये आपका मान लो सैंड पोरिंग सिलेंडर है, कुछ ऐसे होता है। अब इसके अंदर ऐसे कोनिकल शेप बना होता है, कुछ ऐसे कोनिकल शेप होता है, और यहाँ पर आपने देखा होगा एक ऐसे पार्ट लगा होता है जिसे बोले जाता है शटर, ऐसे लगा होता है। इससे क्या करते हैं, जैसे आप खोलेंगे यहाँ पर हम पूरा इसको रेत से भर देते हैं, सिर्फ यहाँ ऊपर ऐसे 10 सेंटीमीटर छोड़ के, यहाँ पर ऐसे 10 सेंटीमीटर छोड़ के, सॉरी 10 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 10 mm, ठीक, 10 mm ऐसे ऊपर छोड़ के पूरा इसको सैंड से ऐसे फिल कर देंगे, ऐसे फिल कर देंगे। ठीक, फिल कर देंगे। फिर इसका आपको वेट ले लेना है, ये मान लो M1 मास था। ठीक, क्या समझ में आया ना? पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो आपने स्टैंडर्ड सैंड लिया जो 600 माइक्रोन से पास कर रहा था, 425 माइक्रोन पे रिटेन कर रहा था, उसको इसमें भर देना है। कहां तक, 10 mm ऊपर से छोड़ के, मतलब 1 सेंटीमीटर ऐसे ऊपर से छोड़ के पूरा फिल कर देना है। ठीक, फिल कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसी आपको सैंड पोरिंग सिलेंडर को उठाना है। देखो ये आपका सैंड पोरिंग, सही से बनाना आप लोग इमेज, ये आपका सैंड पोरिंग सिलेंडर है, ऐसे कुछ इसमें शटर लगा होता है इसका, ये आपका कोन है मान लो। ठीक, अब इसी के नीचे हम वो जो कैलिब्रेटिंग कंटेनर, कुछ ऐसे था ना, दूसरे कलर से बनाऊं, देखो कुछ ऐसे कैलिब्रेटिंग कंटेनर था, ऐसे था ना, ऐसे इसके नीचे लगाते हैं। फिर इस शटर को खोलते हैं। इस शटर को आप जब खोलेंगे तो यहाँ से जो आपकी जो आपने सैंड भरा, ये इसमें पूरी तरह से आकर ऐसे फिल हो जाता है, ऐसे इसमें फिल हो जाएगा। और यहाँ ऐसे कोन का शेप भी है, एक ऊपर ऐसे फिल हो जाता है। ठीक, मतलब ऐसे साइड में अगर आपको दिखाऊं तो ये आपका जैसे है ना कैलिब्रेटिंग कंटेनर, तो इसमें से पूरी तरह फिल होके ऊपर ऐसे कोन का शेप भी फिल हो जाता है, ऐसे फिल हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, यहाँ ये हो गया। उसके बाद आपको वही ट्रे लेना है या कोई ट्रेस पेपर ले लेना है। उसके बाद आपको ये फिर से उठाना है, यहाँ पर ये वेट कर लेना है, इसको हटा के, इसको मतलब हटा के यहाँ साइड ले आना। उसके बाद जितना बचा ये पूरा इसमें, इसको वेट कर लेना M2। ठीक, समझ में आई? इसको छोड़ के सिर्फ इसी सैंड पोरिंग सिलेंडर का वेट करना है, वो आपका हो जाता है M2। ठीक, फिर आपको फर्दर क्या करना है, ये जितनी सैंड बची, अभी बहुत बची होती है, ऐसा नहीं खत्म हो जाता है। ठीक, काफी ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग देखेंगे जब। ठीक, देखो ऐसे कुछ ना कुछ इसमें अभी और बचा रहता है। फिर आपको एक ट्रेस पेपर लेना होता है, फिर उस ट्रेस पेपर में रख के आपको फिर से एक बार इसको खोलना होता है, मतलब इस शटर को ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर एक कोन का वेट बन जाता है, ऐसे कोन सा शेप बन जाएगा। ठीक, फिर ये कोन का आपको वेट ले लेना है, ये आपका हो जाता है M3। ठीक,
यहां से आपका मेन क्या, आप क्या करना है, इससे जो इसमें पूरा फिल हुआ है ये आपका कैलिब्रेटिंग कंटेनर में, ये पूरे इसी सरफेस पे केवल ये कोन को हटा के सिर्फ सरफेस पे कितना मास आया ये आपको निकालना है। ठीक, समझो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जैसे फॉर्मूला मालूम है, डेंसिटी ऑफ सैंड इक्वल टू, हम क्या लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर आप निकाल लेंगे, डेप्थ को मेजर करके निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे तो यहाँ पर इसमें कितना, ये आपको हटा के ये अब वाला जितना ऊपर बना इसको घटाना है। तो मतलब कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम इस पूरे में से, इसमें में से M2 में से, सॉरी M2 बोल रहा हूँ, M1 में से M2 को घटाएं फिर M3 को घटाएं, तो क्या हमें सिर्फ ये इतना मास मिलेगा, मतलब ये हटा के सिर्फ मिलेगा। कैसे, देखो अभी मैं बता रहा हूँ। अगर मैं M1 जितना पूरा सैंड था इसमें में से घटा दूं कितना, ये वाला M2 को, M2 कितना, ये जो इतना इसमें बचा, फिर इसमें से मैं M3 को घटा दूं, क्या जितना इस कोन में बचा, फिर डिवाइड कर दूं वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर से, वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर, कैलिब्रेटिंग कंटेनर, तो वहां से हमें मिल जाता है डेंसिटी ऑफ सैंड। अब ये समझ में आया कि नहीं, डेंसिटी ऑफ सैंड। ठीक, यही फॉर्मूला हो जाता है M1 माइनस M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर, कैलिब्रेटिंग कंटेनर। ठीक, अब बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये M1 में से M2 को घटा रहे फिर M3 को घटा रहे, तो ये कैलिब्रेटिंग कंटेनर में जो सैंड गया उसका मास कैसे मिल जा रहा है। देखो ये M1 में क्या है, हमारा टोटल जितना टोटल था पूरा सैंड वो हमारा हो गया, तो जब M2 से इसमें से घटा दे रहे हो, M2 जब इसमें से घटाओगे तो ये पूरा बचेगा ना। देखो M1 में से जब पूरा घटा दे रहे हो तो इसमें जो बचा है वही तो पूरा बचा, ये जो आपका कैलिब्रेटिंग कंटेनर है जितना इसमें सॉइल फिल था, सॉरी सैंड फिल था वही बचा। फिर इसमें में से आप M3 को भी घटा, ये M3 है, M3 को घटा दे रहे हो तो ये वाला पार्ट हट गया ऊपर वाला, तो जितना कितना बचा, सिर्फ ये आपका जितना कैलिब्रेटिंग कंटेनर में था उतना ही मास बचा ना। समझ में आया ना। चलो अगर नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके ध्यान से सुनना क्या मैंने बोला। ठीक, या सबको डाउट हो जाता है। चलो तो सिंपल हमने क्या निकाल लिया, डेंसिटी ऑफ सैंड को, इतना ओके है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं यूनिट वेट पे। अब लिखो, यहां लिखो यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब यहां से निकालेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक, अब इसके लिए क्या करते हैं, आपको जिस सॉइल के निकालनी है वहां पर उसके फील्ड पे जाना है, या आप यहाँ फील्ड पे गए। ठीक, ये आप फील्ड पे गए। अब वहां जो आपने मेटल ट्रे देखा था उसी मेटल ट्रे को पहले तो ऊपर ऐसे साफ कर लेते हैं, थोड़ा जो घास फूस है पूरा साफ कर लेंगे, कुछ नीचे तक की मिट्टी साफ कर लेंगे। उसके बाद एक प्लेन सरफेस बना के उसी मेटल ट्रे को ऐसे लगाएंगे। फिर मेटल ट्रे में ऐसे होल था ना, ऐसे उसमें होल रहता है। ठीक, उस होल से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गड्ढा बनाते हैं, कितना, 12 सेंटीमीटर तक, ऐसे 12 सेंटीमीटर तक का एक गड्ढा बनाते हैं। ठीक, कितना, 12 सेंटीमीटर तक। और जितनी सॉइल निकलनी थी इसी मेटल ट्रे में ऐसे किनारे रखना होता है, उसे बाहर फेंकना मत। ठीक, यहीं ऐसे किनारे रख देते हैं। फिर ये जो जितनी सॉइल रहेगी M4 जो यहाँ मतलब बाहर ऐसे आसपास निकला, इसको M4 बोलते हैं, मास ऑफ एक्सकवेटेड सॉइल, इसको ले लेते हैं। ठीक, समझो यहां से हमें M4 मिल गया। अब फिर से वही प्रोसीजर दोहराते हैं, क्या, आपको ये पूरा हटाना है। फिर यहां से एक गड्ढा बन गया ना, ऐसे एक गड्ढा बन जाता है। फिर इसी गड्ढे में हम क्या करते हैं, देखो इसी गड्ढे में हम फिर से उसी पूरा ये सैंड पोरिंग सिलेंडर को लाएंगे। देखो यहाँ नीचे बता रहा हूँ तब अच्छे समझ में आएगा। ये आपको इसी फील्ड पे जाना है। फिर ये आपने सैंड पोरिंग सिलेंडर को उठाया। ठीक, ये मान लो ऐसे कुछ है। ठीक, अच्छे से फिगर बनाना। देखो मैं फास्ट बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा गंदा बन रहा है। यहाँ से लेना है पूरा तरह सैंपल से भरा रहना चाहिए। ठीक, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, सैंपल को इसी गड्ढे में जो आपने बनाया 12 सेंटीमीटर को, इसको पास करा देना है। फिर ये इसमें फिल हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा ना। फिर यहाँ भी कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, ऐसे ऊपर जब हटाएंगे तो कुछ ऐसा ऐसे इसमें भी ऐसे शेप बन जाता है। ठीक, मान लो इसका वेट हमें मानते हैं, जो शुरू में पहले तो इसका वेट कर लेना है पूरा, MN1 रह जाता है। फिर आप देखो मैंने जल्दी बता दिया, पहले इस खाली का पूरा वेट कर लेना है, वो आपका MN1 हो जाता है। ठीक, यहाँ बना दे रहा हूँ MN1, आप ये MN2 रहता है। M1 पूरा आपको खाली ऐसे लेना है, मतलब खाली नहीं, आपको पहले भर के, पहले पूरा निकालना नहीं है सैंपल, आपको ऐसे ले जाना है, पूरा आपका सैंपल भरा रहे तब, मतलब पूरा ऐसे सैंपल भरा रहे तब वहां पर वेट कर लेना है। मानो
MN1 है। ठीक, फिर आपको इस पे ले जाना है जहां पर आपने गड्ढा बनाया वो आपका MNN2 हो जाता है। ठीक, MN2 आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं, मैं नेमिंग ऐसे दे दिया हूं। ठीक, वहां से ये MN2 हो गया। अब सिंपल थर्ड प्रोसेस का क्या करना है, उसी कोन के लेना। अब फिर एक ट्रेस पेपर लेना, फिर उसी आपको सैंड पोरिंग सिलेंडर को उठाना, फिर यहां पर उसी आपको ट्रेस पेपर पे इसको शटर को ओपन करेंगे, फिर यहाँ एक कोन बन जाएगा। कोन का वेट ले लेना, MN3 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना? पहला काम ये, फिर दूसरा काम ये, फिर तीसरा काम ये कर देना। ठीक, चलो, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, फिर से डेंसिटी ऑफ सैंड फिर से यहाँ निकल जाएगा। कैसे? वही सेम फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सैंड मिल गया। कैसे? आप फिर से वही MN1 में से MN2 घटा के फिर MN3 घटा देना और डिवाइड कर देना ये जो वॉल्यूम आपका जो था उसको। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सैंड कहां पर? पिट में, जो आपका गड्ढे में था। ठीक, यहां से ये मिल गया हमें। अब मुझे अगर वॉल्यूम ऑफ सैंड जो ये पिट का है वॉल्यूम निकालना है तो निकाल सकते हो। कैसे? इसको इधर भेज दो, वॉल्यूम ऑफ सैंड ऑफ पिट का निकालना है तो इसको इधर भेजोगे तो MN1 माइनस MN2 माइनस MN3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सैंड, जो कि आपको ऑलरेडी हमने ऊपर निकाल लिया है। ठीक, तो यहां से हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकल गया। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, यहां लिख दो। समझ में आया कि नहीं? आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से पूरा देखना। अब आपको मालूम है यूनिट वेट इक्वल टू, यूनिट वेट क्या? M4। मास हमें मालूम है ना। यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट बराबर होता है आपका मास बाई वॉल्यूम। अब मास हमने पहले निकाल लिया था, जब यहां पर देखो यहां पर किए थे तो M4 हमें पहले मिल गया था। उसके बाद हमने अभी यहाँ वॉल्यूम भी निकाल लिया इस फॉर्मूले से। देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी निकाल लिया। क्या वॉल्यूम हमने निकाला? MN1 माइनस MN2 माइनस MN3 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सैंड। ठीक, चल, तो यहां से हम इस तरह कुछ यूनिट वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं? चलो एक बार मैं फिर से फास्ट में रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को डाउट हो जाता है। ठीक, चलो सुनिएगा फिर से एक बार, जिसको थोड़ा सा भी डाउट हुआ होगा एक बार दोबारा सुनना। देखो, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट। अब इसमें तीन चीज लेते हैं। एक आपका ट्रे होता है, ट्रे कुछ ऐसे होता है, ऐसे ट्रे होता है। सेकंड हमारा सैंड पोरिंग सिलेंडर कुछ ऐसा होता है। ठीक, उसके बाद आपका थर्ड आपका कैलिब्रेटिंग, सॉरी सैंड पोरिंग सिलेंडर नहीं, ये आपका चौथा सैंड पोरिंग सिलेंडर आपका कुछ ऐसा होता है। ये आपका सैंड पोरिंग सिलेंडर, इसमें एक शटर लगा होता है और यहाँ कोन का ऐसे शेप होता है। ठीक, ये आपके तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद पहला काम होता है आपको सीव लेना है 600 माइक्रोन की और 425 माइक्रोन में। तो 600 माइक्रोन से पास करेगा और 425 माइक्रोन पे इसको रिटेन करना चाहिए। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम? स्टैंडर्ड सैंड को रिप्लेस करते हैं बाय द ओरिजिनल सॉइल से। ये हम करते हैं, आपने टेस्ट ध्यान दिया ना। उसके बाद हम क्या करते हैं? यूनिट वेट ऑफ ओरिजिनल सॉइल कैसे निकालते हैं? बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सैंड। इसकी हेल्प से हम यूनिट वेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये हमारा मेनली सुटेबल होता है जहां पर कोर कटर नहीं यूज हो पाता वहां पर। ठीक, चलो अब देखो प्रोसीजर क्या करते हैं। पहले तो आपको डेंसिटी ऑफ सैंड निकालना है। उसके लिए क्या? आपको पूरी कैलकुलेटिंग कंटेनर में भर देना है पूरा सैंड को। ठीक, उसके बाद यहां से वेट कर लेना है उसको M1। फिर सेकंड क्या करना है? उसी को कैलिब्रेटिंग जो कंटेनर लिया उसके ऊपर आपको सैंड पोरिंग को रखना है, फिर शटर को ओपन कर देना है। यहाँ पर पूरी तरह से फिल हो जाता है, कुछ ऐसा शेप देता है। ठीक, उसके बाद क्या करना है? आपको उसी जो आपने फिर यहाँ पर सैंड पोरिंग को एक ट्रेस पेपर के नीचे रखना होता है। फिर उसको शटर को ओपन करेंगे तो फिर यहाँ एक ऐसा कोन का शेप बन जाता है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं? हमें मालूम है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ हम इसका मतलब पूरा निकालते हैं डेंसिटी इस कैलिब्रेटिंग कंटेनर के अंतर्गत। ठीक, तो यहाँ पर क्या करते हैं? पहले हम दिखते हैं इसके अंदर कितना मास आया है इस सैंड का। तो इसके लिए क्या करते हैं? आप टोटल में से M2 को घटाएंगे। देखो M1 में से M2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? यही इतना बचेगा। ठीक, इस टोटल में से ये घटा दिए तो यही तो बचा। फिर इसमें में से फर्दर हम M3 को घटा देते हैं तो हमारा सिर्फ ऊपर वाला बचा, ये हट जाता है। ठीक, तो यहाँ से हमें मास मिल जाता है और वॉल्यूम आप निकाल लेंगे बाय डेप्थ, अलग अलग डेप्थ का होता है तो वहां से आप डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक, फिर आपका अगला काम क्या होता है? यूनिट वेट कैलकुलेट करना। यहां से आपको डेंसिटी ऑफ सैंड मालूम चल जाती है। फिर यूनिट वेट के लिए क्या आपका फॉर्मूला होता है? यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक, तो मास तो आप क्या करना है? जिस सॉइल का निकालना है उस सॉइल के पास जाना है और वहां पर आपको उस ट्रे को लेकर ऐसे ट्रे लगा देना। पहले तो ऊपर साफ करेंगे, फिर वहां से ट्रे लगाकर 12 सेंटीमीटर का गड्ढा खोद देते हैं।
ठीक, गड्ढा खोद के आपको जितने सॉइल का मास मिला उसका वेट कर लेना, वो आपका M4 हो जाता है। ठीक, M4 क्या, मास ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल। ठीक, अब इसी एक्सकेवेटेड सॉइल पे आपको फिर से वही प्रोसीजर करना है कि आपको पहले कैलिब्रेटिंग कंटेनर लेना है, उसका वेट कर लेना, वो आपका MN1 हो जाता है। ठीक, अब फर्दर हमें इसी गड्ढे पे ले जाना, जो आपने गड्ढा बनाया उसी पे ले जाकर ये पूरा शटर को ओपन करना, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा आपका सैंड फिल हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप दे देगा एक कोन का, और पूरा ऐसे फिल हो जाएगा। ठीक, कोन। अब इसी में फिर हम एक ट्रेस पेपर लेते हैं, कोन पर गिराकर वही एक कोन को बनाते हैं, फिर इस कोन का वेट कर लेते हैं, वो हमारा MN3 हो जाता है। फिर से हम यहाँ निकालते हैं, हमें मालूम है डेंसिटी ऑफ सैंड इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब यहाँ कितना मास गया ये हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले में से M1 में से M2 घटाओगे तो ये पूरा बचेगा, यही बचेगा ना। फिर वहां से हम फर्दर कोन को घटा देंगे तो हमारा जितना इस गड्ढे में सैंड गया होगा उसका मास मिल जाता है। फिर हमें वॉल्यूम ऑफ सैंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंड होता है। फिर हम क्या करते हैं, मतलब यही फॉर्मूला होता है, फिर इधर भेजोगे इसको तो वॉल्यूम ऑफ सैंड यही हमें ज्ञात करना है, मतलब इसमें कितना वॉल्यूम फिट हुआ ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो यही सैंड का हमें यूनिट वेट पहले से मालूम है, तो ये यहाँ कुछ ऐसे भेज के हो जाता है। फिर फर्दर हमें फॉर्मूला मालूम है क्या, यूनिट वेट इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ये हो गया और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने यहाँ से रख देना। ठीक, ये आपका मिल जाता है। ठीक, चलो तो यहाँ तक सबको समझ में आया ना। ठीक, एक बार खुद से पूरा करके पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताना। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंट साइज के क्या क्या पार्टिकल्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपकी यूनिट फर्स्ट काफी बड़ी है, ठीक, ऐसा मत सोचना इतने ज्यादा लेक्चर आ रहे हैं। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।